टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चैप्टर है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। चैप्टर 2 है जिसका ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। जितने भी क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे आपको। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। पहला आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और तीसरा मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ठीक है, तो ब्लूम ने वर्ष 1956 यानी 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। जैसे पहला होता है आपका ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषक के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यदि कोई शिक्षक छात्रों से अपने जीवन पर प्रदूषक के प्रभाव को समझाने के लिए एक निबंध लिखने को कहता है, तो यह कार्यभार ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के संप्रयोग पर आधारित होगा। संप्रयोग के अंतर्गत छात्र विभिन्न कार्यपरक क्रियाएं करता है, जैसे व्याख्या करना, जांच करना, निर्माण करना, खोज करना, समाधान करना इत्यादि। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, अनुप्रयोग। तो ब्लूम की वर्गीकी, ब्लूम टैक्सोनॉमी वर्ष 1956 यानी 1956 में महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा की अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के विश्लेषण का मूल्यांकन करना है। इनके द्वारा शिक्षा को सीखने के रूपों और स्तरों के वर्गीकरण का प्रयास किया गया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में उच्च स्तर को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि निचले स्तर को न प्राप्त किया गया हो। इसलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला आता है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। दूसरा आता है आपका भावात्मक पक्ष, जिसको अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। और तीसरा आता है आपका विकासात्मक पक्ष, जिसको साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ज्ञान। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है। पहला ज्ञान, दूसरा समझ, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा आखिरी मूल्यांकन। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। यह परिस्थिति समस्यात्मक है कि शिक्षार्थी को ज्ञान उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अथवा शिक्षार्थी किसी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान को ज्यों का त्यों ही उत्पादित नहीं करता। ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना होता है तथा इससे मानसिक तथा बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो खेल के मैदानों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, वाचनालयों, संगोष्ठियों या अन्य वास्तविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बी.एस. ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक, इसको कॉग्निटिव डोमेन 1956 में लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के
विकास से संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। पहला आता है आपका ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा और आखिरी मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन, बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? भावात्मक पक्ष। ठीक है, बालक के व्यवहार का भावात्मक पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है ताकि परिस्थितियों के साथ खुद का समायोजन स्थापित करके अपनी बुद्धि का अधिकतम विकास कर सकें। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षण है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। शिक्षण कला एवं कौशल दोनों है, अर्थात शिक्षण कार्य करने से पूर्व शिक्षक किसी भी संबंधित संस्थान से व्यवस्थित रूप से शिक्षण के कौशल सीखता है, इसके बाद ही सफल शिक्षण कर पाता है। इसी प्रकार शिक्षण एक कला भी है जो किसी विशेष व्यक्ति में विशेष रूप से होता है। इस प्रकार किसी अध्यापक में शिक्षण कला और कौशल दोनों होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, मनुष्य के जन्मजात प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करना। दूसरा, मानव को अच्छा नागरिक बनना। तीसरा, व्यक्तित्व का निर्माण करना। चौथा, व्यवहारिकता का निर्माण करना। पांचवा, सत्य का ज्ञान कराना। और छठा, मानसिक क्षमता का विकास करना आदि। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। व्यवहार परिवर्तन। कक्षा शिक्षण में अधिगम को व्यवहार परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में निम्न घटक होना अति आवश्यक है: ज्ञान, समझ, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, आत्मानुभूति ब्लूम के वर्गीकी का घटक नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षा का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा बालक अपने भावी जीवन की संरचना का निर्माण करते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को संबंधित विषय का ज्ञान कराना तथा बालकों की मानसिक क्षमता को विकसित करना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षण अन्वेषण नहीं है, बल्कि शिक्षण साहचर्य की भूमिका निभाता है, जिसमें शिक्षक एक छात्र दोनों का संबंध बना रहता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास करती है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अंतर करना। तो किसी भी सूचना के मध्य अंतर करने या उनकी आपस में तुलना करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कोहलर, मैक्स वर्दीमर, कुर्टकोफकर तथा कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। व्यवहार का करना पक्ष सीखने की गति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीखने की गति क्षेत्र से तात्पर्य उन क्रियाओं पर नियंत्रण है जो शिशु को परिवेश के साथ समायोजन में सहयोग देती है, जैसे चलना, खड़ा होना आदि। इसके बाद उत्कृष्ट गति विकास होता है, जैसे वस्तुओं तक पहुंचना, छूना, पकड़ना आदि। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, आश्रित चर। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया में 3 चर होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। तो शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, विद्यार्थी आश्रित चर तथा पाठ्यक्रम हस्तक्षेप अथवा मध्यस्थ चर होता है। ठीक है, तो शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्य में विद्यार्थी होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण एक प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया है। बालक में सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार अधिगम की इस प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षण प्रक्रियाएं एवं समस्त शैक्षिक अवयव सहायक के रूप में होते हैं, जिनका उद्देश्य अधिगम को सरल बनाना होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के आधार पर इनके कितने चर हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षण के आधार पर इसके 3 प्रकार के चर होते हैं, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। ठीक है, जिसमें छात्र जो है वो केंद्र में होता है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षण के 3 चर होते हैं, मध्यस्थ चर जिसमें पाठ्यक्रम आता है, दूसरा आश्रित चर जिसमें छात्र आता है, और तीसरा होता है स्वतंत्र चर जिसमें शिक्षक आता है। अगला क्वेश्चन, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। स्मिथ ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक, विद्यार्थी को लक्ष्य अथवा उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम को मध्यस्थ जो है चर माना है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये सभी शिक्षण प्रक्रिया के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक। अगला क्वेश्चन, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है। अगला क्वेश्चन, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। हेनरी सी मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। जैसे पहला, खोज अथवा अन्वेषण जिसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं। दूसरा, प्रस्तुतिकरण जिसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। तीसरा, आत्मीकरण अथवा आत्मीकरण अथवा परिपाक, ठीक है, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। चौथा होता है संगठन अथवा व्यवस्था, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और 5वां होता है वाचन अथवा अभिव्यक्तिकरण, जिसको रिसिटेशन कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अन्वेषण। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। पहला अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण अथवा परिपाक, चौथा वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बोध का विकास करना। बालकों को किसी भी स्तर या कहीं पर शिक्षा दी जाती है तो इसका मुख्य लक्ष्य बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, ये ऑप्शन आपको राइट होगा। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। अतः अध्यापक को कक्षा शिक्षण करते समय सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए और बच्चों के अनुभवों और भावनाओं का सामना करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में डर एवं भय का एहसास समाप्त हो जाए तथा शिक्षक छात्र वार्तालाप सुचारू रूप से चलता रहे। अगला क्वेश्चन, कौन सा सीखना स्थायी होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। समझकर
सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, जबकि रटकर, सुनकर, देखकर सीखा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं होता। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बालक की प्रवृत्ति उसके संगत से मिलती है, अतः यदि किसी एक बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना हो तो उस बालक के संगत में रहने वाले सभी बालकों की प्रवृत्तियों में सामूहिक रूप से बदलाव का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अधिगम योग्य वातावरण में सबसे उपयुक्त है कि शिक्षार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कि वह क्या सीखना चाहता है और किसमें उसकी रुचि है, ताकि वह बिना किसी कठिनाई के सीख सके और कर सके। अतः शिक्षार्थियों को यह स्पष्ट छूट देना चाहिए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अधिगम योग्य वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे? इस क्वेश्चन के लिए आपका हर्बर्ट राइट होगा। ठीक है, तो पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता हर्बर्ट थे। हर्बर्ट ने अपनी शिक्षा दर्शन तथा शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर अध्यापन की एक सामान्य प्रणाली का प्रतिपादन किया। प्रारंभ में इसके 4 भाग थे। पहला था आपका स्पष्टता, दूसरा संबंध, तीसरा व्यवस्था या प्रणाली और चौथा विधि। हर्बर्ट के अनुयायियों ने कुछ साधारण संशोधन करने के उपरांत इसे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का स्वरूप दिया, जो इस प्रकार है। पहला आता है आपका प्रस्तावना, प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना व सहयोग, चौथा नियमीकरण, पांचवा अनुप्रयोग। ठीक है, इस हिसाब से हर्बर्ट राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों की ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है एवं कक्ष में अनुशासन स्थापित हो जाता है, अतः शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए कक्षा शिक्षण करते समय अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाएं एक निश्चित क्रम में हों तथा वे आपस में अंतर संबंधित भी हों। शिक्षक को यह भी कोशिश करना चाहिए कि सूचना के मुख्य स्रोत के बारे में भी विद्यार्थियों को यथासंभव बताएं। इससे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक संरचना बन जाती है और अधिगम अनुभव स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उसके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। इसके लिए शिक्षक को बौद्धिक विभिन्नता तथा व्यक्तित्व विभिन्नता का जो है ज्ञान होना आवश्यक है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बालकों में अधिगम, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बालकों में अधिगम का विकास क्रिया करके होता है, अनुभव के द्वारा सीखे गए तथा अधिगम अधिक प्रभावशाली होते हैं। प्रकृतिवादी रूसो के अनुसार जलती हुई मोमबत्ती छू लेने पर बच्चे को यह बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि आग जला भी देती है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अधिगम प्रभावी तब होता है जब निम्न कार्य किए जाए, जैसे बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चों को बार बार दोहराने की प्रक्रिया कराई जाए, बच्चों द्वारा संतुष्टि का अनुभव किया जाए, बच्चे क्रिया विधि द्वारा अनुभव करें, खेल विधि का प्रयोग अधिगम के लिए किया जाए, कक्ष का वातावरण शांत हो। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, ये ऑप्शन आपको राइट होगा। छात्र जो भी कार्य स्वयं करते हैं वे उसे जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए करके सीखने की विधि को सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव से प्राप्त शिक्षा सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि स्वयं के अनुभव से प्राप्त शिक्षा जीवन पर्यंत स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों द्वारा स्वयं कार्य करने में उनमें रुचि का विकास होता है, क्योंकि इसमें बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है तथा उन्हें अलग अलग तरीकों का प्रयोग करके भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है, उसी के इर्द गिर्द शिक्षण प्रक्रिया संचालित की जाती है। बालक के समक्ष जब जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यह अधिगम प्रक्रिया को बाधित करते हैं, इसलिए शिक्षक जटिल शिक्षण परिस्थितियों को जो है संशोधित करने के कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर निर्देश द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, ये ऑप्शन आपको राइट होगा। सीखना तब अधिक प्रभावशाली होता है जब सीखी जाने वाली विषय वस्तु का संबंध बालक के वास्तविक जीवन से होता है, अतः वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में प्रयोग करने से, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर करते हैं और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाते हैं, से सीखना समृद्ध हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे, साथ ही शिक्षण के बीच में भी समय समय पर प्रश्न पूछकर छात्रों को उत्सुकता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बनाए रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्यापन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अध्ययन में चित्तवृत्ति न होने का तात्पर्य अध्ययन में रुचि न लेना। अगर कुछ छात्रों द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय पर वस्तु से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण कार्य को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री का भी जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र संरक्षण को सुधारना चाहता है, निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपना शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए वह निरंतर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराए तथा बाद में उनका परीक्षण भी ले, ताकि अभ्यास के दौरान कोई कमी रह रही हो तो वह परीक्षण में पता चल जाए, उसे सुधारा जा सके। ऐसा करने से उसे अपना लक्ष्य पाने में सहायता होगी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ए, बी, सी या डी? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या निगमन से आगमन की ओर? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।